बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक क्वार्टाइल्स एंड रेंज। क्वार्टाइल्स की सबसे पहले डेफिनेशन जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा के लिए, ग्रुप और अनग्रुप डाटा, इसके मेथड्स जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। रेंज क्या होती है ये डिस्कस करना है और कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल्स आर वैल्यू विच डिवाइड एन अरेड सेट ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इनकी क्वार्टाइल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डाटा सेट को, यानी कि अरेड डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अरेड डाटा सेट क्या होता है? यानी कि ऐसा डाटा सेट जिसको हमने अरेंज किया हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा अरेंज कर दिया जाता है उसको अरे बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्वार्टाइल्स जो है ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। ये वैसे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट को Q1 से डिनोट किया जाता है, सेकंड क्वार्टाइल Q2, थर्ड क्वार्टाइल Q3। ठीक है, इस तरह ये 3 टोटल क्वार्टाइल्स हैं, लेकिन डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। The first and third quartiles are also known as lower and upper quartiles respectively. पहला क्वार्टाइल और तीसरा क्वार्टाइल जो है इसको हम लोअर, यानी कि फर्स्ट को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको अपर क्वार्टाइल जो है वो बोलते हैं। उसके बाद द सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल जो होता है उसको हम मीडियन भी कंसीडर करते हैं। मीडियन क्यों कंसीडर करते हैं ये पढ़ते हैं। द लोअर क्वार्टाइल इज अ पॉइंट विच हैज 20% वैल्यूज लेस देन इट। ठीक है जी। मीडियन जो हम बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल्स को, वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि Q2 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल आपके पास 25% डाटा उससे लेस होता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर Q2 की बात करें तो उससे 50% डाटा बिल जो है वो लेस देन हो जाएगा। और मीडियन से जो डाटा है वो भी 50% लेस होता है। यानी कि मीडियन डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 50% बिलो और 50% अबव। ठीक है, Q1 जो है वो 25% डाटा उससे लेस होता है और Q2 से 50% डाटा लेस होगा। इस वजह से हम Q2 को मीडियन भी बोलते हैं। एंड 70% वैल्यूज अबव इट। और Q1 के जो है वो 75% जो है वो डाटा अबव होता है। इस तरह से 25 ये और 75% डाटा ये, तो टोटल 100% डाटा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि Q1 से जो है वो बिलो 25% डाटा आ गया और उससे अबव जो है वो 75% डाटा आ गया। इसी तरह से दी अपर क्वार्टाइल इज अ पॉइंट विच है 70% डाटा लेस देन, यानी कि Q3 से लेस देन जो डाटा है वो 75% एंड 25% वैल्यूज अबव इट। और 25% वैल्यूज जो हैं वो उससे अबव हैं। ठीक है जी। तो Q2 जो है वो इक्वल डिवाइड कर देगा, 50% उससे बिलो होगा डाटा और 50% उससे अबव डाटा होगा। ठीक है, ये क्वार्टाइल्स है, ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Q1 से अगर MCQs में आपसे पूछ लिया जाता है कि Q1 के अबव कितने % डाटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 75% वैल्यूज अबव इट।
और Q3 के बिलो 25%, ठीक है जी, Q3 के बिलो जो है सॉरी 75% डाटा, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम ये क्वालिटाइज जो है वो यूज करते हैं। क्वालिटाइज बेसिकली जब हमारे पास काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में जो है वो हम क्वालिटाइज यूज करते हैं, क्योंकि डाटा जो है बहुत बड़ा हो जाता है हमारे पास, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्वालिटाइज को यूज किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, उस पर जो है थोड़ा सा मूव करते हैं। तो फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा पे आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? Q1 को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक है जी। आप लोगों ने अपने डाटा सेट को अरेंज कर लेना है, अनग्रुप डाटा सेट को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद अगर आपको Q1 फाइंड करने को कहा गया है तो आपने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। n जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज अगर 30 है तो 30 + 1 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे। इस तरह से आपके पास ये Q1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर Q2 फाइंड करना चाहते हैं, Q2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम, ठीक है जी। इस तरह से आप Q2 भी फाइंड कर सकते हैं। 2 जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना आपका डाटा है, डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी n में आ जाएगी। अगर 10 है तो 10 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 15 है तो n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे वो आप पुट करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने डाटा में देखना है, ठीक है। यानी कि जो ये आपको फार्मूला एक वैल्यू देगा वो आपका आंसर नहीं है, वो जस्ट आपको लोकेशन इंडिकेट करवा रहा है कि सपोज अगर ये 5 है, ठीक है, या 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास डाटा में, तो 7 + 1 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टूथ आइटम, यानी कि दूसरी वैल्यू जो आपकी अरेंज डाटा सेट में दूसरी वैल्यू होगी वो आपका Q1 का आंसर होगा। इसी तरह से, ठीक है जी, Q2 भी आप सेम इसी तरह से वहां से जो है वो लोकेट करवा सकते हैं। Q3 भी जो है वो लोकेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं अनग्रुप डाटा पर तो ये जस्ट आपको लोकेशन इंडिकेट करके देगा, आंसर जो है वो Q3 का आपको प्रोवाइड ये नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए आप क्वालिटाइज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते थे ये हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए हम जो है वो क्वालिटाइज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उस पर मूव करते हैं। Q1 इसका फार्मूला होता है L + H और F इंटू n डिवाइड बाय 4 माइनस C.F, ठीक है जी। उसके बाद Q2 उसका भी सेम फार्मूला, जस्ट 2 से आपने n को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद Q3 उसको n को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से आप जो है वो ग्रुप डाटा के क्वालिटाइज फाइंड आउट कर सकते हैं। L आपको पता है कि लोअर क्लास बाउंड्री होती है, H क्लास इंटरवल है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या इसको हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 एक कांस्टेंट टर्म है, C.F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों ने जो है वो अपनी जो क्लास आपकी सिलेक्ट होगी Q1 के लिए उधर से जो है ये वैल्यूज लेकर इस फार्मूला में पुट करनी है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q1 का आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से Q2 भी आप फाइंड कर सकते हैं और Q3 भी, ठीक है जी। ये आपका क्वालिटाइज थे, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बुक में मौजूद है, वहां से आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है रेंज, ठीक है जी। रेंज हम क्यों फाइंड करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं मैं।
और डेफिनेशन इसकी सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन डाटा इज कॉल्ड रेंज। ठीक है जी, यानी कि बहुत सिंपल सी एक क्वांटिटी है, आप लोगों ने डाटा सेट को अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उस डाटा सेट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी डाटा सेट में, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, बड़ी और छोटी वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि उन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका रेंज होगा। ठीक है जी, ये हम यूज जो है वो इस वजह से करते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें वैल्यूज में कितना गैप है, उस गैप को चेक करने के लिए हम जो है वो एवरेज गैप जो है उसको चेक करने के लिए हम रेंज फाइंड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला जो है आर इज इक्वल टू एक्स एम, एक्स एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है माइनस एक्स नॉट। ठीक है जी, और एक्स नॉट जो है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू को जो है वो शो कर रहा है। आप लोगों ने सिंपल डाटा को अरेंज करना है, फर्स्ट वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू को अलग से जो है वो अपने डाटा में से जो है वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस फार्मूला में उसको पुट करें, मैक्सिमम वैल्यू को फर्स्ट पे पुट करें, माइनस कर दे उसमें से मिनिमम वैल्यू को, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका रेंज का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए आपको एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है जी, यानी कि आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करना है मिनिमम वैल्यू को, जो भी आंसर आए उसको जो है वो नॉमिनेटर में पुट करें, और डिनोमिनेटर में आप लोगों ने क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जमा करने के बाद जो आंसर आएगा, इन दोनों की जो रेशियो होगी वो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, रेंज के भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस मौजूद है एक्सरसाइज में, वहां से आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू।